अस्सलाम वालेकुम। आज हमने अपनी केस हिस्ट्रीज की जो हिस्ट्री टेकिंग है उसको आज हमने इंशाल्लाह कोशिश करनी है कि हम कंप्लीट कर लें। अच्छा जी, उसमें हम जो चीज़ें पढ़ चुके हुए हैं वो हमने मैरिटल हिस्ट्री तक पढ़ा है ना? यस। साइकोसेक्सुअल और मैरिटल हिस्ट्री तक हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब ड्रग्स और फॉरेंसिक हिस्ट्री पे हम आते हैं। क्या आपका कभी कोई नशा आवर चीज़ इस्तेमाल की है? अच्छा, ये क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो इसलिए है कि इससे हमें पता चल जाता है कि पेशेंट के अंदर जो अलामात आ रही हैं, क्योंकि कुछ अलामात ऐसी हैं जो कि मुसलसल ड्रग यूज़ करने से आती हैं, जैसे हाथ पैर का कांपना, सुन्न हो जाना, आंखों का घूम जाना, चक्कर आना। तो वो एंग्जाइटी से मिलती जुलती जो अलामात हैं वो बाज़ उसकी जो वजह होती है वो ड्रग्स होती है। थोड़ी सी चेयर आप इधर कर लो। तो उसकी वजह ड्रग्स होती है, ठीक है। तो ड्रग्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ मेडिसिन वो ज़्यादा ले रहे हैं जिससे कि साइड इफेक्ट स्टार्ट हो गए हुए हैं, ठीक है। क्या आपने कभी सिगरेट पिया या इसके अलावा कोई नशावर चीज़ ली? तो ये सारी बातें हमने एक दफ़ा पूछ लेनी है ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी हिस्ट्री में कोई चीज़ हमारे से रह ना जाए, ठीक है। तो उसके बाद कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ? अच्छा, ड्रग्स वो यूज़ करता है, ठीक है। और ड्रग्स यूज़ करने के बाद भी जो सिचुएशन होती है वो लोगों की हाइपर होती है। जो ड्रग्स यूज़ करते हैं उनकी लो सेल्फ एस्टीम होती है, जिसकी वजह से वो ड्रग्स स्टार्ट करते हैं, एक सहारा तलाश करते हैं जिसको अपना एक सहारा बना सकते हैं। और बैड कंपनी होती है, जब आप कहते हैं किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है, आपका किसी से जो है ना वो मिलना जुलना कैसा है, झगड़े की वजह से कचहरी जेल वगैरह जाना पड़ा, तो फॉरेंसिक हिस्ट्री जो है वो उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री एक तरह की कहलाई जाती है, ठीक है। जो उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, जो वो अगर तो वो लड़ाई कर चुका हुआ है, झगड़ा कर चुका है, मारपीट कर चुका है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर बाइपोलर के चांस हो सकते हैं। अगर वो कचहरी और इन जगहों पे ये रहा है, जेल वगैरह उसने काटी है, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली कि उसने उसको क्राइम में वो इन्वॉल्व है। तो हमें क्रिमिनल हिस्ट्री लाजमन लेनी है कि फिर आपने क्या जुर्म किया था, कैसे हुआ था, वो सारी स्टोरी आपने उससे तफसील पूछनी है। फिर आपकी हिस्ट्री टेकिंग की जो डायरेक्शन है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो जाहिर है फिर हमने जब इन बातों का पता चलेगा तो ऑब्वियसली जो बैड कंपनी होती है उसमें फिर ड्रग्स अब्यूज भी होता है। तो आपकी जो डायग्नोसिस होता है वो फिर क्लियर होना शुरू हो जाता है कि एंजाइटी ड्यू टू ड्रग एडिक्शन या एंजाइटी ड्यू टू जो है ना अदर कंडीशंस की वजह से है। तो हमें ड्रग वाला जो क्राइटेरिया है जिसपे हमने डायग्नोसिस करना होता है वो हमारा क्लियर हो जाता है। तो जैसे जैसे हम हिस्ट्री में आगे से आगे निकलते जाते हैं तो हमें एक्चुअली हमारी ये जो हिस्ट्री होती है ये हमें डायरेक्शन देती है, ठीक है। पंखा एक नंबर और स्लो कर दो। तो हमने अपनी डायरेक्शन को सीधा रखने के लिए ही एक्चुअली हिस्ट्री लेनी है, ठीक है। अब हमें डायरेक्शन चाहिए तो हम मुख्तलिफ सवाल पूछते हैं। जब हम प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी पे आते हैं, नेक्स्ट प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी है, बीमारी से पहले आपका मिजाज कैसा था? तो वो कहेगा पहले तो मैं ये ड्रग यूज नहीं करता था, पहले तो मैं ऐसा नहीं था, फिर मुझे ये हुआ, फिर वो हुआ, पहले मैं बड़ा खुश रहता था, पहले तो मेरे दोस्त भी अच्छे खासे थे, पहले मैं मिलता जुलता भी था, सोशल भी था, मैं खुश रहता था, मैं तो इंजॉयमेंट करता था, पहले मैं काम शाम भी सारे करता था। या फिर आपको पता चलता है कि जी प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी जो उसकी बीमारी से पहले की जो उसकी पर्सनैलिटी है, अगर आपको पता चलता है कि ये तो शुरू से ऐसा है, अगर वो बचपन से कहता है कि मैं तो बचपन से चीजें तोड़ देता था, गुस्से में आके मैं चीजें उठा के मारता था, ठीक है। बीमारी से पहले आपका मिजाज कैसा था, आपके समाजी ताल्लुकात कैसे थे? वो कहेगा मेरे ताल्लुकात हमेशा इसी तरह रहे हैं, मेरे से मेंटेन नहीं होते, मेरे से ताल्लुकात मैनेज कोई नहीं होते, मेरे से एक ताल्लुक को ज्यादा देर चलाया नहीं जाता, ठीक है, मुझसे। तो आपको पता चलेगा कि इसकी पर्सनैलिटी जो है वो प्री मॉर्बिड ही ऐसी थी या अब बनी है।
तो उसमें आपको डायग्नोसिस की लाइन कैसे क्लियर होती है? उसमें ये क्लियर होता है कि अगर तो बीमारी से पहले इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, तो पर्सनैलिटी फैक्टर, एनवायरनमेंट, उसकी अपब्रिंगिंग, परवरिश, उसके घर का माहौल, उसकी अपना एक थिंकिंग स्टाइल पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब है। लेकिन अगर पहले वो बड़ा अच्छा था, सारी चीजें थी, सब कुछ था और बड़ा नॉर्मल जिंदगी थी और कोई मसले नहीं थे, लेकिन अब वो ऐसा हो गया, तो फिर आपका डायग्नोसिस फॉल करता है कि या तो उसको कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई जिंदगी में ऐसा चेंज आया है, कोई ऐसा वाकया पेश आया है, या फिर उसने खुद उसकी थिंकिंग का पैटर्न उसने अब चेंज कर लिया है। हाँ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फिर आप ये देखोगे कि या तो उसके लाइफ स्टाइल खराब हो गया हुआ है, कि जब वो पहले उसका लाइफ स्टाइल अच्छा था, वो बेहतरीन जिंदगी गुजारा था, लेकिन फिर आप लाइफ स्टाइल भी पूछोगे कि अब आप कब उठते हो, कब सोते हो, क्या खाते हो, कहाँ बैठते हो, क्या करते हो, तो वो इसमें फिर आपको फौरन से जवाब मिलने हो जाते हैं। फारिग वक्त में क्या करते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक नॉर्मल बंदे का पता ही तब चलता है कि वो फारिग वक्त में क्या करता है, और एक ऐसा शख्स जिसको नफ्सियाती मसला है, मेंटल इलनेस है, तो आप उसके फारिग वक्त के ही मसरूफियत से अंदाजा लगा लोगे कि उसको ये क्यों है। ठीक है, क्योंकि फारिग वक्त में उसको या तो जैसे ADHD है, फारिग वक्त में हाइपर एक्टिव है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही क्या करना है, क्या करना है, बोरियत जिंदगी है, उसको एक्स्ट्रा करने के लिए उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, या गुस्सा बिला वजह में आ रहा है। ठीक है, अगर डिप्रेशन का पेशेंट है तो वो फारिग वक्त में क्या करता था, पहले क्या करता था, पहले वो बहुत सारे काम करता था, फिर वो डिसहार्ट हो गया, होपलेस हो गया, नाकाम हुआ, जब वो नाकाम हुआ तो वो डिप्रेस हो गया, तो वो डिप्रेस हुआ तो वो फारिग वक्त में बहुत सारे काम करता था। ठीक है, तो फारिग वक्त की बातों से ही पता चल जाएगा कि असल में उसकी एक्टिविटीज थी क्या। ठीक है, दोस्तों के साथ और घर वालों के साथ ताल्लुकात कैसे थे, यानी कि आपका बीमारी से पहले आपका सारा कुछ कैसा था, आप क्या करते थे, आपके ताल्लुकात कैसे थे, और जब कोई मसला पेश आता था तो उसे कैसे हल करते थे। ठीक है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी में 4-5 चीजें आपने भी पढ़ी हैं कि आपका मिजाज कैसा रहता था, ताल्लुकात कैसे थे, फारिग वक्त में क्या करते थे, आपके दोस्तों के साथ ताल्लुकात कैसे थे, ठीक है, घर वालों के साथ ताल्लुकात कैसे थे, और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसी थी आपकी। तो वो अगर वो कहता है कि मैं शुरू से मेरे से प्रॉब्लम्स कोई नहीं सॉल्व होते थे, मैं घबरा जाता था, तो फिर आपको और तरह से डायरेक्शन मिलती है। लेकिन अगर वो कहता है कि मैं शुरू में तो बड़े अच्छे कंट्रोल करता था, अपने सारे मसलों को मैं बड़े अच्छे से टैकल करता था, लेकिन अब मेरे से जो है ना मसले टैकल नहीं होते, तो भी आपको आइडिया हो जाएगा। फाइंडिंग्स ऑन मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, आमतौर पर आपका मिजाज कैसा रहता है। अब ये उस स्टेट की, मेंटल स्टेट की एग्जामिनेशन है जो उस टाइम पे पेशेंट हमारे पास आता है। कह सकते हैं कि वो पिछले 6 साल से इलाज करवा रहा है, 2 साल से इलाज करवा रहा है, ठीक है, पिछले 6 माह से इलाज करवा रहा है, लेकिन हमने मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन तब करनी है जब मरीज हमारे पास आएगा। 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद आपने छोटा सा मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन लाजमी करनी है। यहाँ तक कि अगर पेशेंट आपका स्वेयर है तब आपने मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन तो बहुत जरूरी ही करनी है, ठीक है ना। जब वो काफी बेहतर हो गया है, सेशंस उसके एंडिंग की तरफ जा रहे हैं, ब्लूप्रिंट्स आप उसको दे चुके हुए हैं, तब भी आप कोई 2 सेशन बाद उसका मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन करते हो तो आपको चीजें पता चल जाती हैं। जैसे कि आप आपके स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स हैं उनको आप मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन कैसे करते हो। आप उनसे पूछते हो कि अब आपको कोई चीजें दिखाई देती हैं जो कि दूसरों को दिखाई नहीं देती, तो वो कहेगा कि हाँ अब कभी कभी दिखाई देती है, अभी आपको कुछ दिखाई दे रहा है जो कि हम सबको, बाकी सबको दिखाई नहीं दे रहा। कानों में आवाजें ऐसी कुछ सुनाई दे रही हैं जो कि हम बाकी सब अफराद को नहीं सुनाई देती और सिर्फ आपको सुनाई देती हैं, तो उससे उसकी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन पता चल जाएगी। मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन का टॉपिक जो है ना वो बाकायदा खुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि मैं आपको अलहदा से करवाऊंगी, एक अलहदा लेक्चर उस पर हम रखेंगे। लेकिन ये जो है ना, ये सिर्फ ये कि जो फाइंडिंग्स हैं
उसको हमने निकाल लेना है। अब आप ये देखो कि इसमें बहुत एक अहम सवाल ये है कि आपका मिजाज कैसा रहता है। अब वो कहेगा अब थोड़ा सा मैं कुछ ठीक रहता हूँ, नहीं मैं हर वक्त मेरा दिल बेजार रहता है, या वो कहेगा कि हर वक्त मैं ना कुछ करना चाहता हूँ, मेरे अंदर एनर्जी होती है, मेरा मूड बड़ा फ्रेश होता है हर वक्त। ठीक है, फिर हम उससे अगला सवाल करेंगे आपकी तबीयत में खुशी ज्यादा है या उदासी। और अगर वो कहेगा कि मेरी तबीयत में बड़ी खुशी है, हर वक्त खुशी है, तो फिर आप उसको रेट करेंगे 1 से 10 तक। आप बोलेंगे आपकी खुशी 1 से 10 तक कहाँ फॉल करती है। अगर मैं कहती हूँ कि 1 पे बिल्कुल खुशी थोड़ी सी है और ज्यादा होते होते 10 तक एक्सट्रीम पे है, तो अगर मैं 10 पे खुश रहता हूँ हर वक्त, आप मुझे ये बताओ कि 24 आवर कोई 10 पे खुश रह सकता है? नहीं रह सकता। वो एबनॉर्मलिटी में आएगा, वो हाइपर एक्टिविटी में आएगा, वो बाइपोलर का पेशेंट होगा, वो मैनिक कंडीशन में होगा। ठीक है, तो लेकिन अगर वो कहता है कि बस 1 सी है, 1 खुशी बस थोड़ी सी होती है, इसका मतलब कि वो डिप्रेशन से निकल रहा है। लेकिन अगर वो डिप्रेस है, वो कहता है मैं उदास रहता हूँ, और आपने मेंटल स्टेट किया है, तो उसने कहा कि मैं बस कुछ नहीं दिल चाहता, मेरा कोई बात नहीं करने को दिल चाहता, मैं बस। फिर भी आप बताएं आप 1 से लेके 10 तक कितने उदास रहते हैं? उसने कहा ना मैं 10 ही उदास रहता हूँ, मेरी उदासी का बस कुछ ना पूछें। तो इसमें सबसे बड़ी आपको डायग्नोसिस क्या मिलेगी कि उसका डिप्रेशन बढ़ा हुआ है जी। और डिप्रेशन का मतलब ये है कि उसकी डोपामाइन हार्मोन्स बैलेंस नहीं है, वो के इंक्रीज हो ही नहीं रहे, वो इंतहाई डिक्रीज पे गए हुए हैं। और जब पेशेंट आपका रोता है दिन में बार बार, और वो डिप्रेस वाला रोता है, वो इरिटेशन वाला नहीं रोता बल्कि उदासी वाला रोता है। रोने में भी डिफरेंस है, वीपिंग डिफरेंस होती है। ठीक है, खुशी के आंसू होते हैं, झगड़े के आंसू होते हैं, गुस्से के होते हैं, इरिटेशन के होते हैं। ठीक है, और दिखावे के होते हैं। ठीक है, प्याज वाले आंसू होते हैं। हर एक आपके जो है ना उदासी के आंसू होते हैं, जो कि आप नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, पुरानी जिंदगी को सोचते हैं तो वो आपको याद आ जाते हैं। एक आंसू होते हैं जो आपके होपलेसनेस के साथ आते हैं, वो आपके डिप्रेशन के प्योर आंसू होते हैं। तो जब वो बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं तो पेशेंट कहता है मैं 10 पे हूँ। आप मुझे बात कर, पेशेंट जब पहला सेशन पे आता है कंसल्टेशन के बाद, तो वो कहता है कि 100% लगा लें, यहाँ पे 100 लिख लें। तो इसका मतलब यह है कि उसकी अलामत ज्यादा है। लेकिन अगर वो कहता है कि अब मेरा डिप्रेशन थोड़ा कम होने लगा, तो आपको इसकी रेटिंग से पता चल जाएगा कि उसमें क्या फाइंडिंग्स हैं। एक्चुअली हमने फाइंडिंग्स लिखनी है उसके ऊपर। ठीक है, अच्छा, क्या आपको ऐसी चीजें नजर आती हैं जो इर्द गिर्द लोगों को नजर नहीं आती? बहुत इंपॉर्टेंट, ये हेलुसिनेशन और डिल्यूजन्स को शॉर्ट आउट करने का क्वेश्चन है। क्या आप उन्हें जाहिरी आंख से देखते हैं या दिमाग के पर्दे पर बनती है? ठीक, तो वो कहेगा हाँ कुछ महसूस होता है, जैसे सामने कुछ चीज बैठी हुई है, लेकिन सब कहते हैं कि नहीं कुछ भी बैठा हुआ। तो अगर आपकी आंखें बंद कर लें या आपको शक्ली नजर दिखाई देती हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर मैं कहती हूँ आपको कि आप आंखें बंद कर लें, ठीक है, तो तब भी आपको दिखाई दे रही है, तो वो कहेंगे हाँ जी मुझे तब भी दिखाई देता है सामने सोफे पे बैठा हुआ है, अब आंखें खोले। तो वो तो डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस की फिर निशानी पक्की है कि उसको हो रहे हैं। इसी तरह अगर आपको कोई कभी ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जो इर्द गिर्द लोगों को सुनाई नहीं देती, तो ये डिल्यूजन्स हैं, हेलुसिनेशंस हैं, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हैं। ठीक है, सॉरी डिल्यूजन्स नहीं है, डिल्यूजन्स ये हैं कि वो कहे कि मेरी इस चीज पे फिक्स्ड बिलीव है। ठीक है, हेलुसिनेशंस ऑडिटरी हो रही हैं कि उसको कानों से सुनाई देती हैं या जहन से आती हैं, तो वो उसको थोड़ा सा सोचने का मौका मिलेगा कि मुझे कान में सुनाई देती है या मेरे जहन में आवाज आती है। ठीक है, आजकल एक बहुत अच्छा ड्रामा चल रहा है, शायद आपने नहीं देखा क्योंकि आपने फौरन जवाब नहीं दिया। ग्रीन टीवी पे एक ड्रामा चल रहा है पागल खाना। मैंने देखा नहीं है, लेकिन दैट इज वेरी फंटास्टिक, वेरी फंटास्टिक। वो एक मेंटल हॉस्पिटल नहीं है, एक केयर सेंटर है एक तरह का, और अच्छा उसका आइडिया है, लेकिन उसमें बहुत से गलत चीजें भी हैं। मतलब कि हकीकत में ऐसा नहीं हो सकता, हम सिजोफ्रेनिया पेशेंट्स को इतना रिस्क पे नहीं रख सकते। जो सुसाइडल थॉट्स के साथ पेशेंट है, हम उसको इतना खुलेआम नहीं रख सकते कि मतलब जैसे उन्होंने लड़के लड़कियां एक ही पूरे हाउस में रखी हुई हैं,
हम ऐसे नहीं कर सकते। जाहिर है जो बाइपोलर का पेशेंट होता है उसमें तो सेक्सुअल नीड्स बढ़ी हुई होती हैं, हाइपर एक्टिव होता है, एंगरनेस आ रही होती है उसमें जो है ना वो चीजों की, और इसी तरह डिप्रेस पेशेंट है, वो सुसाइडल थॉट्स आ रही हैं, वो किसी वक्त भी कुछ भी कर सकता है, वो चीजें हैं अंदर। लेकिन ओवरऑल वो बहुत अच्छा उन्होंने ड्रामा बनाया है कम्युनिटी के लिए। कम्युनिटी को नोहा हो गई है कि हेलुसिनेशंस किसको कहते हैं, सिजोफ्रेनिया किसको कहते हैं, बाइपोलर किसको कहते हैं, डिप्रेशन किसको कहते हैं, ओसीडी किसको कहते हैं, एंजाइटी किसको कहते हैं, पुरानी बातें याद करके कोई अगर परेशान हो तो उसको क्या कहते हैं। ठीक है, ऊपर बड़ा अच्छा ड्रामा, उस पर एक एक केस को ना उन्होंने डिस्कस नहीं किया हुआ, दिखाया बस। एक एक बंदा एक एक प्रॉब्लम के साथ है। ठीक है, एक एक बंदा एक प्रॉब्लम के साथ है और उसमें 2-3 साइकोलॉजिस्ट हमारे नफ्सियात है जो कि उनका ट्रीटमेंट करते हैं, वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लेकिन उसमें कुछ चीजें यूं समझ लो कि अच्छी, बहुत अच्छी हैं, ट्रांसपेरेंस है कहीं ना कहीं, लेकिन वो डॉक्टर कोशिश करते हैं कि हमारा ट्रांसपेरेंस ना हो, मतलब उसमें आपको पूरे आपकी फील्ड की चीजें नजर आएंगी। अच्छा। एक एक एपिसोड इतने मजे की है कि मैंने तो साथ के साथ देखी है, जब जब मुझे टाइम मिला है, टाइम निकाल के मैंने देखी है। तो वो देखो, वो आपको एक लाइव प्रेजेंटेशन है हर चीज की। अगर आपको सिम्टम्स आते होंगे, DSM-5 के हाथों में उंगलियों पे डटे होंगे, तो फिर तो आपको मजा ही बढ़ाएगा। लो जी, इसमें ये सिम्टम है, इसमें ये सिम्टम है, इसमें ये सिम्टम है। सही, ठीक है। तो ये सारी हेलुसिनेशन और डेल्यूजन्स, उसमें एक है पेशेंट तैमूर साहब, उनको स्किज़ोफ्रेनिया है। अच्छा। और उसको अपनी बीवी से खौफ आता है, बीवी उसको नजर आती है जगह जगह, तो उसको उसके साथी मजाक करते हैं, वो पर्दे के पीछे तुम्हारी बीवी आ गई है, वो कहता है डराओ ना मुझे। वो सबके सामने बीवी से बात कर रहा होता है कि तुम आखिर मुझे मारना क्यों चाहती हो। उसको उससे पैरानॉइड थॉट्स भी आती हैं। तो वो जो है वो सब कह रहे हैं किससे बातें कर रहा है, ये बहुत अच्छा ड्रामा देखने वाला है। अच्छा, फिर उसके बाद आवाजें औरतों की हैं, मर्दों की हैं या बच्चों की होती हैं, ये आपको कैसा महसूस होता है कि कोई चीज। अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस आपने पेशेंट को नहीं करने, आपने वो क्वेश्चन करना है जो कि उससे रिलेटेड है। अच्छा, सही है। ठीक। जब मैंने स्टार्ट की थी ना अपनी इंटर्नशिप, तो मैंने ये गलती की थी, एक किस सन की बात है, मैंने ये गलती की थी कि मैं ना सबसे पहले हमने चाइल्ड प्लेसमेंट की थी, तो हमें मैडम ने सारे पकड़ा दिए सवालात और टेस्ट भी किए, टेस्ट अप्लाई करके आओ। अब वो टेस्ट अप्लाई करने के लिए गए तो वो सवाल पे सवाल करती जा रही थी मैम। पेशेंट की माँ बेचारी थक गई कि इसका टेस्ट ही नहीं कंप्लीट हो रहा। तो उस पे फिर हमें मैडम ने समझाया, उन्होंने कहा कि आपने बच्चे की उम्र और माँ की कैफियत, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स को मद्देनजर रखते हुए एज से स्टार्ट करने हैं सवाल। कौन सी एज के सवाल है, वो टेस्ट है एक पोटेज गाइड हमारा। तो मतलब कहने का ये कि एक एक ये सवाल नहीं पूछना आपने एक एक सवाल नहीं पूछना, ठीक है ना। मतलब आपने रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है। अगर पेशेंट आपका स्किज़ोफ्रेनिया का है ही नहीं और सिर्फ एंजाइटी का है, फोबिया का है या ओसीडी का है, तो आप उसको बार बार ये सवाल नहीं पूछेंगे कि क्या सुनाई देता है, क्या दिखाई देता है। मीन्स कि एक क्वेश्चन से आपको समझ आ गई कि उसको नहीं आता तो हम शिफ्ट करते हैं। हाँ, मतलब हमें ये हम क्यों कर रहे हैं, हम डायरेक्शन लेने के लिए कर रहे हैं। तो हमें डायरेक्शन मिलती जाएगी। जब हम किसी बड़े इलाके में जाते हैं तो वहाँ एरोज लगे होते हैं, तो जो एरोज हमारे काम के नहीं है उनको हम छोड़ते हैं, उसके ऊपर जाते हैं। तो बगैर कुछ खाए और आपको चीजों का जायका आता है, ये सारी डीपर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन की है। अच्छा, मैंने आपको इस चीज पे अब एक असाइनमेंट देनी है, ठीक है। क्या आपको लगता है कि वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है? क्या आपको लगता है कि इर्द गिर्द की चीजें चलती नहीं है? ठीक है, क्या आपको लगता है कि ये सब चीजें हकीकी नहीं है, बस ख्वाब में मबनी है? ये डीपर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन, ये आजकल ना इसके पेशेंट्स बड़े आते हैं और उसकी वजह एक्स्ट्रा डिजिटल यूज है। वो डिजिटल की दुनिया में इतना ज्यादा रहते हैं कि उनको बाकी दुनिया अनरियल लगना शुरू हो जाती है, वो चीजों को सही से नहीं देखते। अच्छा, मेरे लिए एक प्रॉब्लम यह है कि आप लोगों ने जो है ना DSM-5 नहीं पढ़ी हुई अभी तक, और DSM-5 ऐसे है जैसे एक मुसलमान के लिए कुरान नहीं होता, समझ आई?
DSM-5 मैंने मंगवाई है, मेरे पास वैसे DSM-5 ऐसे है जैसे कि एक मुसलमान का कुरान है, वो इसलिए क्योंकि मुसलमान कुरान के बगैर इनकम्प्लीट है, कुछ भी नहीं है एक मुसलमान। इसी तरह DSM-5 के बगैर साइकोलॉजिस्ट कुछ नहीं है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया तो हमने उधर से देखना। बिल्कुल आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, आपको वो किताब रटी हुई होनी चाहिए। अब तो मुझे भी थोड़ी थोड़ी भूल गई है। मैंने वो पढ़ी थी ना, अब नेम चेंज हो गया डिसऑर्डर्स के। नहीं चेंज हुए, थोड़े से कुछ भी चेंज नहीं हुआ। convergent हाँ थोड़ा disorder थोड़ा चेंज है, लेकिन आपने पढ़नी DSM-5 ही है। हमने 4 तो बहुत जमाने पहले किया है, वो तो बड़ी जमाने पहले की है, ठीक है, उसको नहीं अब कोई भी पढ़ता। लेकिन अच्छा, तो आपने करना क्या है कि आपने, जब मैं आपको असाइनमेंट दूंगी तो उसमें आपने ये करना है कि आपने सब अलामात लिख के लेके आनी है, लिस्ट ऑफ सिम्टम्स, ठीक है, सिम्टम्स, सारे सिम्टम्स की लिस्ट लेके लेके आनी है, और आपने इसकी टर्मिनोलॉजी लिख के लेके आनी है। ये नहीं कहना चक्कर आते हैं तो जी मतली होती है, ये नहीं लिखना। आपने ये वाले सिम्टम्स लिख के लेके आने हैं, डीपर्सनलाइजेशन, डीरियलाइजेशन, डिल्यूजन्स, हैलुसिनेशन। टेक्निकल टर्म्स कहते हैं इसको, टर्मिनोलॉजी कहते हैं इसको, साइकिक साइकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी है ये। इस जुबान में हमने इस जुबान में अब गुफ्तगू किया करनी है। हमने गुफ्तगू आम फहम जुबान में नहीं करनी, जैसे कि हम मरीज से करते हैं कि अच्छा चक्कर आते हैं, तो हमने कहना है कि आपके जज्बात कैसे आपको लगते हैं, ज्यादा बढ़े हुए लगते हैं या कम लगते हैं, तो उसको यूफोरिक कहते हैं। जी जी। तो यूफोरिक हमने बोलना है आपस में, हम मरीज को तो कह रहे हैं लेकिन हमने आपस में ये लैंग्वेज यूज नहीं करनी, हमने यूफोरिक यूज करनी, लथार्जिक यूज करनी है, ठीक है। तो आपने लिस्ट ऑफ सिम्टम्स जो हैं जितने भी आपको मिले, इंटरनेट पे अवेलेबल होंगे, आपकी बुक्स में भी लिखे होंगे, जितने आपको पता है वो आपने लिख के लाने, साथ उनके मानी लिख के लेके आने, मतलब लिख के लेके आने। अच्छा सही है, ठीक है। डीरियलाइजेशन किसको कहते हैं? डीरियलाइजेशन में मतलब वो ये होता है कि वो जो पेशेंट होता है वो रियलिटी से बिल्कुल दूर हो जाता है। अच्छा, वो अपने आप को ना रियलिटी से कट के साइड पे खड़ा होके समझता है, और वो हर चीज को ड्रीम करता है। वो समझता है कि ये ड्रीम है और ये टच करने से कोई चीजें नहीं मिलेंगी मुझे, ठीक है, ये कुछ हकीकत नहीं रखता, और मैं होने के बावजूद भी मुझे लग रहा है कि मैं नहीं हूं, मैं नथिंग हूं, मैं चीजें भी नथिंग है, ठीक है। अच्छा जी, क्या आपको लगता है कि आप अहम हस्ती हैं? अब इससे कैसे क्या पता चलेगा? ये उसमें डिल्यूजन्स हो जाता है ना फिर कि देखो बेटा, ये हमने पेशेंट को ये पूछना है कि आप अहम हस्ती हैं, क्या आपको लगता है कि आप बहुत अहम हस्ती हैं? तो वो पेशेंट एक एडमिट होती थी, वो कहती होती थी कि नाउज़बिल्ला, वो कहती थी मैं बीबी फातिमा हूँ, अहम हस्ती। वो कहती थी मैं बीबी फातिमा हूँ, मेरे ये बच्चे हैं, मैं तो बहुत बड़े घराने से ताल्लुक रखती हूँ, ठीक। ग्रैंडियोसिटी, इसको कहते हैं ग्रैंडियोसिटी, ये सिम्टम है। सही। और ये बाइपोलर का सिम्टम है जो कि साइकोटिक हो जाता है बाद में। अच्छा सही, ठीक है। अपने आप को बहुत बड़ा समझना और अपने आप को अहम तस्लीम करना, ठीक है। जैसे बाइपोलर के पेशेंट्स होते हैं, वो कहते हैं कि मैं तो बहुत एक अहम चीज हूं और मेरे अंदर जो क्वालिटीज हैं वो किसी में और में है ही नहीं, ठीक है। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी में ये होता है। नार्सिसिज्म जो पेशेंट्स होते हैं ना, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले, वो समझते हैं कि जो हमें आता है ना वो और किसी को नहीं आता। क्या आपको लगता है कि आप एक अजीम शख्सियत हैं, ये वलीउल्लाह है, ये भी उसी में आता है, ठीक है। आपके अंदर कोई खास खसूसियात हैं, तो ये क्वेश्चन एहतियात से करना है, क्योंकि अगर आपने नार्सिसिस्ट से ही पूछ लिया तो उसने कहना खसूसियात सारी हैं ही मेरे अंदर, ठीक है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपने, क्योंकि आपको प्रेजेंटेशन पहले हाफ नॉलेज आपको मिल गया है, हाफ नॉलेज आपने इकट्ठा करना है, तो आपने इस तरह से सवाल नहीं करना, आपने कहना है कि आपके अंदर कौन कौन सी खास खसूसियात है, ठीक है। और अगर आपका पेशेंट डिप्रेशन का है तो आपने उसको ये नहीं पूछना, उससे कहना है कि आपको लगता है कि आपके अंदर कोई चंद खास खसूसियात भी हैं, तो उन्होंने कहना मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं वर्थलेस हूँ, ठीक है। मशहूर शख्सियत के इश्क में गिरफ्तार हैं, ठीक है। किसी मशहूर शख्सियत के इश्क में गिरफ्तार लोग हो जाते हैं, सिंगर्स,
एक्टर्स, जैसे मायरा खान को वो लड़का मिला था पिछले दिनों, न्यूज चली थी ना, देखी थी, है ना। मायरा खान से वो मिला और वो रो रहा है ज़ारो कतार। उसने अपनी जिंदगी मायरा खान बनाई हुई है सोचों में, चीजों में, और वो मतलब कि अपने जज्बात को उसने यूफोरिक किया हुआ है। उसके इख्तियार में अपने जज्बात नहीं है कंट्रोल करने, उसने उसको नाउज़ुबिल्लाह खुदा बना लिया हुआ है, मशहूर शख्सियत को। उसके ड्रामे, उसकी चीजें देख देख के उससे बातें करना और ऐसी काम करना, और ये सिज़ोफ्रेनिया की अलामत हो जाती है, ठीक है, उसके पीछे लग जाना। आपको लगता है दुनिया तबाह होने वाली है, कैटास्ट्रोफाइजिंग, ठीक है, ये कहते हैं, ये उसमें फोबियाज में आता है, जैसे कि हर वक्त इस इंतजार में है कि दुनिया तबाह होने वाली है। पिछले दिनों वॉर हुई, फलस्तीन में स्टार्ट हुई, तो वहां के लोगों को या इर्द गिर्द के जो भी करीब तरह लोग होंगे उनको लाजमन ऐसी ही फीलिंग आती होगी कि बस दुनिया तबाह होने वाली है। और जब जहन पे असर हो जाता है तो फिर उस बंदे को पक्का ऐसे लगता है कि बस दुनिया तबाह होने वाली ही है। जैसे कि हर दूसरा बंदा वीडियो बना रहा है, क़यामत आने वाली है, क़यामत आने वाली। जब क़यामत आएगी जब देखी जाएगी, आप अपने अमाल करो। नॉर्मल जिंदगी कुछ और है, उसको बढ़ा चढ़ा के उस जिंदगी को बना लेना वो कुछ और है। आपको लगता है कि रेडियो या टीवी पर आपके कोई खास पैगाम है? अब ये इंटर रिलेटेड चीज हो जाती है। अब कुछ लोग ये ओसीडी में आ जाता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में आ जाता है। वो किस तरह से कि जैसे पेशेंट कहता है, देखा आज मैंने सुबह ये बात सोची, टीवी पे चलने लग पड़ी है। ये टीवी वाले जो खबर चला रहे हैं ना, इससे पता चल रहा है कि मुझे ना इस चीज में नहीं जाना चाहिए, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे इस्तिखारा कहते हैं लोग, है ना। इस्तिखारा तो एक नेक अमल है कि खास मकसद के लिए किया जाए, लेकिन अगर मैं दिन में 4 दफा यही काम करूं कि अब मैं दवा खोलूंगी, अब मैं ये काम करूं ना करूं, अब मैं ये काम करूं ना करूं, अब मैं ये काम करूं ना, यानी किसी बात को किसी चीज से रिलेट करना, ठीक है, अपने आप को दूसरों के कंट्रोल में समझना, खबरों के कंट्रोल में समझना। उनको लगेगा कि मैं जो सोच रहा हूँ वो टीवी पे दिखा रहा, टीवी पे उन्होंने कहा ना कि आज ये नहीं करना, मतलब मेरा ब्रेन कुछ और कोई और कंट्रोल कर रहा है। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, बिल्कुल सही। और इस तरह से उनको ये यकीन आ जाएगा कि कोई और मेरे ब्रेन को कंट्रोल कर रहा है। तो क्या आपको लगता है कि दिमाग में कोई ख्यालात चोरी कर रहा है? ठीक है, यानी कि आप मेरे ख्यालात चोरी हो रहे हैं। क्या आपकी सोचियां और ख्यालात आपके अपने नहीं है, बाहर से दिमाग में डाले जा रहे हैं? उसको लगता है कि जो भी बोल रहा है वो मेरे अंदर डाल रहा है दिमाग में, टी ऑफ कंट्रोल। ये सारे डिल्यूजनल थॉट्स में आ जाते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया में ये इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसके बाद अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं उसमें बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ओसीडी में ये बहुत ज्यादा, ओसीडी विद साइकोटिक फीचर्स में इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, कि उनको लगता है कि हमें कोई और कंट्रोल कर रहा है और हमें ये सोचें आ रही हैं बार बार, हम इस वहम का वो शिकार हो जाते हैं, ठीक है। आपको जिंदगी कैसी लगती है? ये डिप्रेशन में आ जाता है, ठीक है। क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी का कोई मकसद है? वो कहेगा कोई मकसद ही नहीं है। तो आपने ये वाले क्वेश्चंस उस एरिया में करने हैं, ये क्वेश्चंस उस एरिया में करने हैं, ये क्वेश्चन उस एरिया में करने हैं। आपको शुरू में थोड़ा सा जब पता चलना शुरू हो जाएगा पेशेंट बहुत डाउन है, सैड है, तो आपने फिर ये नहीं, फिर आपने ये क्वेश्चन करने। हाँ, चेक करने के लिए आप एक आधा क्वेश्चन इस तरह का कर सकते हैं। जब आप क्वेश्चन करेंगे कहें नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, तो जब फिर पता लग गया कि डायरेक्शन क्या है, ठीक है। क्या आपने कभी खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है? सेल्फ हार्म पता चल जाएगा, सुसाइडल आइडिएशन, थॉट्स, ये मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन में ही सारा फॉल कर रहा है। ये पूरा पेज जो हमने पढ़ा है ये मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन है। और वो कहेगा कि हाँ जी एक दफा कोशिश की थी, ये खाया था, वो खाया था। तो सुसाइडल थॉट्स जो हैं वो ओसीडी में भी आ जाते हैं, वो साइकोटिक फीचर्स में भी आते हैं, डिप्रेशन में भी आते हैं, बाइपोलर में भी आते हैं। इसलिए खुदकुशी की कोशिश की हो कभी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपने सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं, आपने उसको उसके हल नहीं उस टाइम बताने हैं। आपने उस टाइम उसको ये नहीं कहना कि आपने क्यों, कब, कैसे, क्या, ठीक है। ये मेंटल स्टेट चेक करने के लिए। उसके बाद आ जाते हैं ऑब्सेशंस। अगर कोई ऑब्सेशंस है तो उसको रूल आउट कैसे करना है। ये हर क्वेश्चन रूल आउट करने के लिए। आपके दिमाग में कोई ख्याल बार बार रहना चाहिए, ठीक है, रहना चाहिए, होते आता हो, ये मतलब ज़हन में बार बार ना चाहते हुए आता हो, यानी कि आप नहीं चाहते, लेकिन ओसीडी के पेशेंट्स बड़े रिजिड होते हैं, पहले मैं बता दूं आपको।
वो तब आते हैं जब उनकी बिल्कुल एक्सट्रीम हो जाती है। आज शाम को मेरे पास एक ओसीडी की पेशेंट आनी है, बहुत रिजिड उनके ख्यालात होते हैं, उनको बहुत आराम से डिस्कस करना पड़ता है। दैट रिक्वायर्स मच टाइम, और पाकिस्तान में लोग बहुत कम टाइम देते हैं आपको ओसीडी को ट्रीट करने के लिए। वो कहते नहीं हम हमारे जो वहम है ये सही जा रहे हैं, बस सही है, लेकिन वो अपने आप से तंग आते हैं ना, बहुत शदीद तंग आते हैं, तब जाके कंपल्शन की वजह से ज्यादा डिस्टर्ब होता है। हाँ जी, कंपल्शन की वजह से भी, ऑब्सेशन की वजह से भी, क्योंकि ख्यालात इतने भरमार में आ रहे हैं कि उनके काबू में ही नहीं है। जी ऐसे कहते हैं कि हम सोचना नहीं चाहते, लेकिन ये खुद आ रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो रहे। हाँ, कि आप अपने आप को खास काम करने पर मजबूर पाते हो। ठीक है, तो इसके अलावा मसलन कुंडियां, ताले, गैस के वाल चेक करना, और बार बार पैसे गिनना, बार बार हाथ धोना, तो ये बेयकीनी की हालत है, सारी बेयकीनी की हालत है कि चीज़ों पर यकीन नहीं रहता, और उसको रिपीट करने में हम टाइम लगाते हैं। मोस्ट ऑफ द रिसर्चेस कहती हैं कि जिनके वालदैन एंग्जाइटी में होते हैं ना, एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में होते हैं, या परफेक्शनिस्ट होते हैं, उनकी औलादों में लाजमन ओसीडी आ जाता है, या किसी बंदे ने बहुत स्ट्रेस्ड लाइफ गुजारी हो, तो वो बार बार जब चीजों को काउंटर करता है, सोचता है, तो वो बेयकीनी की हालत हो जाती है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो तो समटाइम वो उसमें ओसीडी में चले जाते हैं, अपने आप को थोड़ा सा। ये तो मैंने आपको ड्रामे की बात बताई है ना, पागल खाना, 11th क्लब है उसका नाम, अच्छा, असल नाम है 11th क्लब। तो उसमें ना जो ओसीडी की पेशेंट है ना, वो ROCD की है, यानी कि रिलेशनशिप ओसीडी है। उसमें उसको दिखाया गया है कि वो अपने वालिद के साथ बहुत ज्यादा अटैच थी, बचपन से इतनी अटैच थी कि उसकी वफात के बाद ना वो बार बार अब यही सोचती थी कि मेरे साथ कोई मोहब्बत में मैं किसी से, मतलब उसका असल बंदा फोत हो गया ना, जो जिससे वो शदीद मोहब्बत में मुब्तला थी, बाप था, दुनिया से चला गया। तो फिर उसको एक लड़का मिला, उसने उससे मोहब्बत का इजहार किया, उसने उसको ट्रैप एक तरह से किया, मोहब्बत हो गई, उसकी मोहब्बत में शदीद गिरफ्तार हो गई, और ऑब्सेशंस उसको आती थी, और वो उसकी बार बार उसको पीछे जाना, उसे पूछना, उसकी मिन्नत करनी। तो ये जो मोहब्बत के सिलसिले लोगों में भी आजकल चलते हैं ना, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में और बहुत सी जगहों पे, ये भी ओसीडी ही इख्तियार कर जाता है, जब लड़कियां कहती हैं कि हम उसके बगैर जी नहीं सकते, जिसको हम नॉर्मली एडिक्शन बोल रहे होते हैं। हाँ, नहीं, वो एडिक्शन नहीं है, वो एक तरह की ऑब्सेशंस हैं, जिनको कंपल्शंस बहुत जरूरी है। ऑब्सेशंस बहुत शिद्दत के साथ आती हैं, जिनको किए बगैर हल नहीं है। जब ना करो एंजाइटी होती है, तो जब मैं उससे मिल लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। ठीक है, हालांकि अल्लाह ताला के सिवा कोई ऐसी जात नहीं है कि जिसके बगैर आप जी नहीं सकते, या जिंदगी चला नहीं सकते, या कुछ, या आपकी भूल है। तो हाँ, अटैचमेंट हो जाती है, मोहब्बत हो जाती है, लेकिन उसमें सब्र का पैमाना जरूर होना चाहिए साथ साथ। तो वो जो बेसब्री की हालत है ना, बेसब्री की हालत, वो ओसीडी में जाती है, वो ड्रग्स में जाती है। ठीक है, ड्रग एडिक्शन जो है ना, वो एडिक्शन तो लग जाती है, लेकिन शुरू में ऑब्सेशन ही बनता है वो, फिर उसके बाद वो ग्रेजुअली वो एडिक्ट हो जाता है उसका। ठीक है, दोस्तों में जाना है, सोचना, बैठना, सिगरेट पीना, ख्याल आया सिगरेट पिए, पी ली, सिगरेट पिए, पी ली, कंट्रोल नहीं है। तो कंसंट्रेशन एंड अटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि आपने ये चेक करना होता है कि पेशेंट हाजिर दिमाग है, कहाँ पे है, कैसा है, उसको अपने इर्द गिर्द का कुछ पता है कि नहीं पता, आज क्या दिन है, दिन का कौन सा पहर है, अस्पताल का कौन सा वार्ड है। ये जो मेरे पास आता है ना पेशेंट, बच्चा, तकरीबन को 1.5 साल हो गया। जब शुरू में आता था ना, इसे कुछ नहीं पता था, महीने, मौसम, दिन और वक्त, और अब माशाल्लाह इसको वक्त पूरा देखना आता है। आते साथ मुझे कहता है 10:10 हो गए। ये मैंने खास कर इसके लिए रखा हुआ है। ये 2-3 जो पेशेंट मेरे बच्चे आते हैं उनको टाइम सिखाती हूँ। आधे साथ वो कहेगा ये पेशेंट, ये उसके पास कैलेंडर मैंने उसको गिफ्ट किया, अब वो कैलेंडर देख के बताता है मुझे ये डेट है, आज दोपहर है, गर्मियां आ गई हैं। तो ये ओरिएंटेशन और अटेंशन सबसे पहले हमने सेट किया है, क्योंकि पेशेंट को पता, बेसिक है, ये इम्पोर्टेंट है। देखो, आपको अगर यही नहीं पता महीना कौन सा चल रहा है और दिन कौन सा है, तारीख क्या है, तो आप बताओ कोई और चीज फिर क्या, मतलब सबसे पहले तो ये चीजें मालूम होनी चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता कि दोपहर है या रात हो गई है,
दिन है या रात है, ठीक है। मैं कौन हूं, आप कौन हो, ये अस्पताल है, ये वार्ड है, कौन सी जगह है, इसका मतलब क्या है। अगर ये नहीं पता तो फिर इसका क्या मतलब है। कि उसमें इतनी इंसाइट नहीं है कि उसको पता ही नहीं इसका क्या मतलब होगा। ये है कि वो किसी साइकोटिक इलनेस में जा रहा है। जी। न्यूरोसिस और साइकोटिक अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं फिर, ठीक है। जो न्यूरोटिक पेशेंट भी बाज का, तो उसकी ओरिएंटेशन भी डिस्टर्ब होती है। इसको ओरिएंटेशन कहते हैं, टाइम प्लेस पर्सन, टाइम प्लेस पर्सन। ओरिएंटेशन बाज का स्ट्रेस्ड कंडीशन में भी खराब होती है कि इंसान भूल ही जाता है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन ये है कि ओरिएंटेशन आहिस्ता आहिस्ता उसकी बेहतर हो जाती है। और आप कौन है, आप यहाँ बैठे कितना वक्त गुजर गया है, ठीक है ना। ये बहुत मतलब कि इससे आपकी चौकस होने का पता चलता है कि आप मौजूद हो या नहीं हो। लेवल ऑफ जजमेंट। अब पेशेंट से सवाल कितना अच्छा है जो किया जाए, कैसे चलें आप मुझे ये बताएं। अब मैं देख रही हूँ कि पेशेंट की तो ओरिएंटेशन भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो अब फिर मुझसे ये इसकी जजमेंट कैसी है ये चेक करते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि सेब में और गेंद में क्या फर्क है। तो वो फर्क बताने की बजाय अगर वो कहे कि एक जैसे ही है ना, तो उसकी जजमेंट लो है। अगर इससे उसका आईक्यू पता चलेगा, उसकी सोचने समझने की पावर का पता चलेगा। बाइपोलर का पेशेंट कहेगा ये कुछ सवाल है करने वाला। जो मोस्ट इंटेलिजेंट बंदा होगा वो कहेगा जाहिर है वो खाने की चीज है, वो खाने की नहीं है। वो बेजान है, वो खाने की चीज है, खेलने वाली चीज है, ये खेलने वाली है, खेलने वाली नहीं, 10 उसमें से फर्क निकाल देगा, ठीक। रस्सी और सांप में क्या फर्क है, ठीक। अगर आपके अब ये जो मेरे पास बच्चा आ रहा है सुबह के टाइम, जो इसकी मैं आपको मिसाल इसलिए देती हूँ क्योंकि आपने देख लिया है इसको। अगर इससे सवाल किया जाएगा ना रस्सी और सांप में क्या फर्क है, इससे नहीं पता चलेगा। अच्छा। इसको ये पता है कि ये सांप है और ये रस्सी है, लेकिन इसको ये क्वेश्चन का आंसर देना नहीं आएगा। इसमें डिफरेंस बेसिक क्या है? नहीं आएगा। वो कहेगा हाँ ठीक है, ठीक है, रस्सी है, सांप है, सांप काटेगा, हमारे घर रस्सी है, ये जवाब वो देगा। कि मैंने देखा हुआ दोनों को, लेकिन हाँ उसको पता, लेकिन उसको एक्सप्लेनेशन नहीं आएगी, उसको जजमेंट उसकी नहीं आएगी इतनी, ठीक है। अगर आपके पड़ोस में आग लग जाए तो आप क्या करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे। पहले हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं उसको, हम पानी वगैरह 5 जो है उसको फेंकेंगे। हम सबसे पहले 15 पे इतला देंगे, 112 को इतला देंगे। जी जी। सबसे पहले हम कॉल करेंगे, ठीक है ना। अगर आपके सामने छोटे बच्चे झगड़ रहे हों तो आप क्या करेंगे, दोनों को एक एक चपाट लगाएं। तो वो जजमेंट का पता चल जाएगा। जो हाइपर होगा वो क्या कहेगा, जो रिलैक्स वाला होगा वो कहेगा दोनों को प्यार से समझाएंगे, दोनों की सुलह कराएंगे। और जो अपने आप से आवाजदार हो वो कहेगा लड़ते रहे। हाँ तो आपको डायरेक्शन मिलेगी इन चीजों से। अच्छा आगे है इनसाइट। अच्छा हम फैमिली हिस्ट्री कल से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बहुत छोटी सी है, इसको डिस्कस करके फिर इसे हम कंपाइल करेंगे कल, और फिर इसी टेकिंग हम फॉर्म तैयार कर लेंगे। और फिर आप लोगों ने ऐसा करना है कि मुझे सिम्टम्स की लिस्ट बना के देनी है, और उसमें आपने मुझे साथ साथ एक साइड पे सिम्टम्स होंगे, एक साइड पे उनके मीनिंग्स होंगे, मैक्सिमम होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनको ही हमने अच्छे से याद करना है। रिटर्न फॉर्म में, हाँ रिटर्न फॉर्म में, चाहे आप इसमें बना लो, ठीक है, फाइल बना लो तो अच्छी बात है, आपके नोट्स साथ साथ तैयार हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि प्रिंट फॉर्म में जब आ जाता है तो आपके नोट्स तैयार हो जाते हैं। तो उससे हाँ उस सिम्टम्स का फायदा, ये सिम्टम्स का सबसे कल हम सिम्टम्स डिस्कस कर लेंगे साथ। सिम्टम्स का फायदा ये होगा कि जब आप DSM-4 पढ़ोगे ना, तो जैसे जैसे आप सिम्टम्स पढ़ोगे तो आपको जो है ना वो बताना नहीं पड़ेगा कि इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। अच्छा दूसरी बात, DSM-5 के आखिर में सारे सिम्टम्स लिखे हुए हैं, अच्छा A से Z तक ढेर सारे हैं। हम वहां से आप देख लें, लेकिन आप कोशिश करो उसमें से वो लो जो कि आप बेसिक से हैं, क्योंकि वो तो बहुत सारे हैं जी, ठीक है। यहाँ पे मेरी DSM-5 पड़ी हुई है, यहाँ कहाँ पड़ी हुई है, वो पड़ी हुई है।
ये साइकेट्री है, मैंने इधर रखी हुई थी। अपने वो पढ़ी हुई है। साइकेट्री की सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं काफी हद तक। हाँ यार हमने थोड़ा सा पढ़ा है, 2 सब्जेक्ट तो मतलब। वो साइकोफार्माकोलॉजी होती है। साइकोफार्माकोलॉजी सिर्फ अवेयरनेस के लिए पढ़नी चाहिए। हमारा काम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना नहीं है। हाँ जैसे अवेयरनेस के लिए। इस बुक के आखिर में आपके सारे सिम्टम्स जो हैं वो मौजूद हैं। ग्लॉसरी में मेरी एक और छोटी सी बुक होती थी, वो पता नहीं कहाँ गई है। किसी को दी थी पढ़ने के लिए, और फिर शायद उसने वापस नहीं ला के दी। ऑक्सफोर्ड बुक थी, ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ साइकेट्री। बहरहाल सिम्टम्स तलाश करना, ठीक है। मुझे इसके आखिर में नजर नहीं आए, ढूंढने वाले हैं। तो इनसाइट एक रह गया। इनसाइट, आपको पता है कि आपको कौन सी बीमारी है, ठीक है। ये वाला सवाल बड़े एहतियात से करना है, ठक से नहीं पूछना। पेशेंट बड़े डिफरेंट होते हैं, बड़े नाराज हो जाते हैं इन बातों पे कि यार इसको सवाल नहीं पूछना आता, ये मुझसे कैसे सवाल पूछ रहा है। वो एक उसी ड्रामे की अगर मैं आपको रेफरेंस दूं ना, तो उसमें क्योंकि आजकल वो चल रहा है, तो वो जो स्किज़ोफ्रेनिया वाला पेशेंट है ना, जब उससे वो साइकेट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, जब उससे वो बात करता है ना, तो वो उसको कहता है तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम ना माहिर नफ्सियात नहीं, तुम माहिर हैवानात हो। अच्छा। तुम माहिर हैवानात हो, तुम दंगा डॉक्टर हो, बात करने की तुम्हें तमीज नहीं है। इंसल्ट करता है, गंदी लैंग्वेज यूज करता है, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया वाले जो पेशेंट होते हैं उनकी लैंग्वेज डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, रफ हो जाती है, वो बात बुरे तरीके से भी करते हैं, और वो क्या कहते हैं, नहीं देखते कि अगला बंदा कौन सा है, तो वो उसकी ठीक ठाक जो है ना वो करता है। वो फिर मुस्कुरा के कहता है नहीं तैमूर साहब, मैं तो आपसे ये पूछ रहा था कि हम इस हवाले से कैसे करेंगे, ताकि कोई मुझे सिरोफीनिया वगैरह नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये तुम लोगों को मैं, तुम पागल हो, तुम्हें एडमिशन होना चाहिए यहाँ पे। तो पेशेंट इस कदर हाइपर भी हो जाते हैं, पेशेंट जो है ना वो साफ कह देते हैं कि आप कौन हो, अब तो कुछ हो नहीं। खास तौर पे वो पेशेंट जो हाइपर एक्टिव होते हैं, एंगर इश्यूज के साथ आते हैं, या फिर वो पेशेंट जो क्या कहते हैं ग्रैंडियोसिटी के साथ होती है। ग्रैंडियोसिटी का मतलब जो मैंने आपको बताया, तो वो अपने आप को एक अजीम हस्ती समझते हैं। तो अगर एक अजीम हस्ती से आपको ये सवाल करना पड़ जाए कि आपको पता है आपको कौन सी बीमारी, तो रिएक्ट करेगा क्योंकि घर वाले उसको उठा के ले आए, वो अपने आप को ठीक समझता है, तो आगे से कहेगा कि मुझे कौन सी बीमारी है।